5 मैम प्रोटीन। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ओके, इनमें से कौन सा ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता है? मैम मैम H1। H1 और H1। बस H1, बस H1। बस H1, ठीक है। ओके, न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? मैम न्यूक्लियोसोम मतलब कि प्रत्येक जो ये है ना H2A, H2B, H3, H4, इनका प्रत्येक कॉपी जो होता है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। मैम न्यूक्लियोसोम वही ना जो सोलेनॉइड फॉर्म कर रहा था। डीएनए प्लस ऑक्टामेर। हाँ करेक्ट करेक्ट। डीएनए प्लस ऑक्टामर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए प्लस ऑक्टामर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लेट्स से दिस इज आवर डीएनए। ठीक है, एक सेकेंड हम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर्ली थोड़ा। लेट्स से दिस इज द डीएनए। मान लो ये डीएनए है, ठीक है। तो ये एक पूरा हेलिक्स हुआ, ये एक पूरा डीएनए का हेलिक्स हुआ। ये जो डीएनए है इट गेट्स रैप्ड अराउंड, इसका रैपिंग हो जाता है अराउंड ऑक्टामर्स, इसका रैपिंग हो जाता है अराउंड ऑक्टामर्स। ठीक है, ये जो डीएनए है इसका रैपिंग हो जाता है अराउंड ऑक्टामर्स। ऑक्टामर को रुको दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ये जो डीएनए है ये रैप हो जाता है ऑक्टामर के अराउंड। ऑक्टामर कौन से 4 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है? मैम H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, ये जो डीएनए है ये ऐसे रैप हो जाता है अराउंड ऑक्टामर्स। ठीक है, ऐसे रैपिंग हो जा रहा है अराउंड ऑक्टामर्स। और ऐसे बहुत सारा ऑक्टामर्स प्रेजेंट रहता है और डीएनए का इस तरह से कॉइलिंग होता है। तो डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है, डीएनए जो है वो पहले कंडेंस होता है। डीएनए कंडेंस होता है इनटू न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए का पहला कंडेंसेशन जो है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जो न्यूक्लियोसोम है वो इस तरह से फॉर्म हो जाता है, वो इस तरह से और सोलेनॉइड्स प्रेजेंट रहता है और ये न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट रहता है, इस तरह से रैपिंग हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। न्यूक्लियोसोम जो है फर्दर और कॉइलिंग शो करता है और फॉर्म होता है सोलेनॉइड का। ठीक है, डीएनए का अगर डायमीटर देखें तो इट्स 2 नैनोमीटर। उससे फॉर्म होता है हमारा न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम के बाद बनता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद और कॉइलिंग होता है और बनता है सुपर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है और कॉइल हो जाता है एंड इट फॉर्म सुपर सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड में और ज्यादा कॉइलिंग हो जाता है एंड इट फॉर्म सुपर सोलेनॉइड। सुपर मैम सोलेनॉइड सुपर से भी ऊपर कोई सोलेनॉइड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुपर सोलेनॉइड के बाद कॉइलिंग होने के बाद बनता है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड और क्रोमैटिड में जो फर्दर कंडेंसेशन होता है उससे बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, फर्दर जो कंडेंसेशन होता है, क्रोमैटिड थोड़ा थिक होता है, क्रोमैटिड इस तरह से नजर आता है, क्रोमैटिड इस तरह से कुछ नजर आता है। और ये जो है ये फर्दर कंडेंस होकर के, क्रोमैटिड जो है वो फर्दर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, सो क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए ही कॉइल्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर में। ओके,
ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, पूरा सीक्वेंस जो है ना, इस सीक्वेंस को ड्रॉ कर लो। ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, इस सीक्वेंस को ड्रॉ कर लो। मैम हाँ, सुपर सोलेनोइड बनने के बाद ये क्रोमेटिड कैसे बन गए? ये मतलब ये तो कॉइल हो चुके हैं ना, तो फिर ये ऐसे ये कॉइल्ड ऐसे क्यों ही पड़े हैं? रहता है, ये कॉइल्ड ही रहता है। हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाए, पर ये अच्छा, इस, कॉइल्ड रहता है लेकिन अलग अलग रहता है ना, मतलब अभी जुड़ा हाँ, नहीं हुआ है। हाँ, इस तरह से रहता है। ठीक है, क्रोमैटिन, मतलब ये क्रोमेटिन फाइबर है ना मैम? हाँ, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, ये बना लो। उसके बाद एक कंसेप्ट समझाना है, सिंपल सा है, दैट इज यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। वो समझ जाओगे तो उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू सम एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी ड्रॉन है शायद, एनसीईआरटी में भी है ये शायद, मतलब एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली ड्रॉन है कि डीएनए से न्यूक्लियोसोम बन रहा है, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बन रहा है, फिर सुपर सोलेनॉइड, फिर क्रोमैटिड, फिर क्रोमोसोम। इस तरह से ये सेगमेंट बना हुआ है। यस मैम, डन। बाकी लोग हो गया लिखना? यस मैम। मैम ये आप 2 नैनोमीटर क्यों लिखी हो? डायमीटर तो 20 एंगस्ट्रॉन होता है ना? 20 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल नैनोमीटर होता है ना। अच्छा, नैनोमीटर तो 10⁻⁹ होता है ना, और एंगस्ट्रॉन तो 10⁻⁻10 नैनोमीटर होता इज है। 10 टू द पावर 9 ना, 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स ना। हाँ 9, और एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 होता है। 10 टू द पावर 10। ठीक है, अच्छा, तो माइनस 9 बोल रहे हैं। हाँ 10 तो ठीक है, 1 तो 2 nanometer इंटू। is equals to 10 angstrom, तो 2 nanometers is equals to 20 angstrom। ठीक है, ओह ठीक है। हो गया ये ड्रॉ करना। यस मैम। यस मैम। अब देखो, एक एक कंसेप्ट समझना है यहाँ पे हम लोगों को। एक पॉइंट लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो पहले। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस, पहले लिखो फिर डायग्राम बना के समझाते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस, कॉमा, some region of chromatin some region of chromatin in a typical nucleus, comma, some region of chromatin are loosely packed some region of chromatin are loosely packed and bracket में लिखो and stains light this is referred to as euchromatin. This is referred to as euchromatin. इसी में लिखो आगे, the chromatin that is more densely packed, the chromatin that is more densely packed and stains dark is called heterochromatin. Is called
heterochromatin, the chromatin that is more densely packed and stains dark, is called heterochromatin. Euchromatin, last point में लिखो, euchromatin is transcriptionally active, while heterochromatin is ट्रांसक्रिप्शन के स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन, तो आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। The region of chromatin that are loosely packed is euchromatin. The region that is densely packed is heterochromatin. Stains light is euchromatin. Stains dark is heterochromatin. Transcriptionally active is euchromatin. Inactive is heterochromatin. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है, इसको अगर कॉलम वाइज लिखो, बीच में लाइन दे करके अगर डिफरेंस के फॉर्म में लिखो तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, और ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखना होगा जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन का डिफरेंस क्या होता है। समझ रहे हो? यस मैम। चलो अब देखो, क्रोमैटिन से जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्रोमैटिन से जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ओके, क्रोमोसोम दिख रहा है। इस क्रोमोसोम में डार्क और लाइट रीजन नजर आ रहा है क्या? डार्क और लाइट रीजन? यस मैम। यस मैम। डार्क और लाइट रीजन नजर आ रहा है इसमें? यस मैम। देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्रोमैटिन कम कॉइलिंग शो कर रहा है, नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्रोमैटिन ज्यादा कॉइलिंग शो कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा कॉइलिंग शो कर रहा है, पर यहाँ पे फिर कम कॉइलिंग शो कर रहा है। नजर आ रहा है लाइट और डार्क रीजन? हाँ मैम, यस मैम। नजर आ रहा है। तो जहां पे ज्यादा डेंसली पैक्ड है क्रोमैटिन, मतलब ज्यादा डेंसली पैक्ड है, जहां डेंसिटी ज्यादा है क्रोमैटिन का, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। सबको नजर आ रहा है ना? सब लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। और जहां पे क्रोमैटिन में कम कॉइलिंग है, जिस रीजन में, जहां पे देखो क्रोमैटिन में ऐसे कम कॉइलिंग है, और एक जगह है जहां पे क्रोमैटिन में बहुत कॉइलिंग है, ठीक है, इस तरह से 2 रीजन डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। जहां पे कम कॉइलिंग है उसको बोला जाता है यूक्रोमैटिन, ठीक है, जहां पे कम कॉइलिंग है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। जो हेटेरोक्रोमैटिन है, वहां पे अगर कोई भी कलर डालोगे तो स्टेनिंग ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा फाइबर्स प्रेजेंट है ना? तो इसका डेंसली कॉइल्ड भी है, ये डेंसली कॉइल्ड भी है। और हेटेरोक्रोमैटिन रीजन में अगर स्टेन करोगे, मतलब उस पे अगर कोई दाग डालोगे, तो वो दाग ज्यादा गहरा पता चलेगा, तो स्टेन्स डार्कर, हेटेरोक्रोमैटिन स्टेन्स डार्कर, ठीक है।
यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली कॉइल्ड है, यहाँ पे थोड़ा लूज कॉइलिंग है, लूजली कॉइल्ड है यूक्रोमैटिन। तो यहाँ पर अगर कोई भी दाग लगाओगे तो उसमें स्टेनिंग जो है वो लाइट होगा, तो स्टेन्स लाइटर, जो कलर अब्सॉर्ब करेगा ये यूक्रोमैटिन वो थोड़ा लाइटर शेड होगा, वो थोड़ा लाइटर कलर होगा, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग आने वाले सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में किसी को पता है? हाँ मैम, वो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट डीएनए कर को देता है। आरएनए में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जिस एरिया में डीएनए का कॉइलिंग ज्यादा है वहां पे डीएनए को खोलने में ज्यादा मुश्किल होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कम होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा वो रीजन। और जहां पे डीएनए का कॉइलिंग कम है, जहां पे डीएनए लूजली पैक्ड है, जहां पे डीएनए लूजली पैक्ड है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फास्ट होगा, क्योंकि डीएनए को ओपन करने में टाइम नहीं लगेगा वहां पे ज्यादा। समझ रहे हो? यस यस मैम। मैम। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ना, नहीं तो मैम, नहीं। नहीं? नो ठीक है, मैम। ओके। मैम एक सेकेंड रुकिए ना, थोड़ा लिखेंगे। हाँ हाँ, हम रब नहीं कर रहे हैं, तुम लोग ये लिख लो। देखो हेट्रोक्रोमैटिन जहां पे बनाओगे ना वहां पे ज्यादा ऐसे करना कॉइलिंग, और यू क्रोमैटिन में लाइट कॉइलिंग करना, ठीक है, ऐसे करना ताकि डिफरेंस पता चले हेट्रोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन का। ये लिख लो प्रॉपरली। डन मैम। ओके, बाकी लोगों को भी लिख लेने दो। यस मैम। डन मैम। ओके गुड। किसी को डाउट यहां तक? कोई भी डाउट? नहीं? चलो, सो वी आर डन विथ डीएनए, ठीक है, वी आर डन विथ डीएनए। डीएनए यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया है, हम लोगों को बस वो पढ़ना होता है, समझना होता है, याद रखना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, आगे हेडिंग लगाओ, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हेडिंग लगाओ, the search for genetic material। the search for genetic material, ये हेडिंग लगाओ। यहाँ पे मेनली हम लोग दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। अब साइंटिस्ट समझ गए थे इस टाइम तक, 1920 के अराउंड में साइंटिस्ट को पता था कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, फिर ऑफस्प्रिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, फिर वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, पर साइंटिस्ट को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो मटेरियल क्या है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल के सर्च करने में कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना होता है और डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आता है, तो याद भी रखना होता है। मैम लेकिन ये चीज तो हम लोग को पहले चैप्टर में पता चल चुका है ना, कि ये जो क्या ट्रांसफर होता है एक से दूसरे जनरेशन में। क्या पता चला है फर्स्ट चैप्टर में?
कि एक से दूसरे जनरेशन में जीन्स जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो जीन्स के अंदर बायोमोलिक्यूल क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर लिपिड्स है? क्या है जो कि जीन किस चीज का बना हुआ है, ये जानना जरूरी था ना, कि न्यूक्लिक एसिड्स ओह है क्या है। अच्छा। ठीक है, तो हाँ हाँ। इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किया गया। तो राइट डाउन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। मेंडल जो थे वो बोल कर गए कि फैक्टर्स होता है कुछ, उसके बाद के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा जीन्स होता है, पर जीन्स एक्चुअल में किस चीज का बना हुआ है? ठीक है, कोई एक फैक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहा है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, पर न्यूक्लियस के अंदर आखिर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसके वजह से हेरिडिटी डिसाइड होता है? ठीक है, उसका बायोमोलिक्यूल क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ठीक है, तो इसके लिए अभी जो हम लोग दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके थ्रू प्रूव हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट में लिखो एविडेंस फ्रॉम, एविडेंस फ्रॉम, एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल, एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसका नाम है एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, साइंटिस्ट जिन्होंने कंडक्ट किया, कौन से ईयर में कंडक्ट हुआ, ये सब जानना जरूरी है। तो द एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, द एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, द एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। The experiments were carried out by Frederick Griffith, साइंटिस्ट का नाम है, in the year 1928। इस चैप्टर में थोड़ा ईयर पे ध्यान रखना, थोड़ा साल याद रखना होता है इस चैप्टर में। तो the experiments were carried out by Frederick Griffith in the year 1928। अब इस चैप्टर में जैसे जब सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम और ईयर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जेनेटिक्स में साइंटिस्ट का नाम और ईयर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट जिससे डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रूव हो जाएगा, इट वाज कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन द ईयर 1928। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखो। हाँ बोलो। यस मैम बोले। he used two strains, he used two strains of bacterium, he used two strains of bacterium, he used two strains of bacterium, Diplococcus, और स्ट्रेप्टोकॉकस। मैम ये फंगस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, या बैक्टीरिया है? नहीं, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का टाइप है। ओह सॉरी सॉरी। कॉकस निमोनिये, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिये। ठीक है, मैम ये इसी का नाम है, नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस का नाम? और है, ओह अच्छा। और है बीच में। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिये साइंटिफिक नेम है,
तो साइंटिफिक नेम की तरह लिखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस। इन तीनों बैक्टीरियाज को वो यूज किए थे, ठीक है, इन तीनों बैक्टीरियाज को वो यूज करके अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए थे। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस से कौन सा डिजीज कॉज होता है? निमोनिया शायद होता होगा। निमोनिया कॉज होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस जो है वो निमोनिया कॉजिंग डिजीज होता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हम लोग अगर याद रखें तो काम चल जाएगा। तीनों में से अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी सिर्फ लिखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का कौन सा 2 स्ट्रेन यूज किए थे? एक है स्ट्रेन S3 और दूसरा है R2। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का 2 स्ट्रेन यूज किए थे, एक है S3 और एक है R2। मतलब एक ही बैक्टीरिया है, उसका 2 अलग अलग स्ट्रेन है। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, एक है S3 और दूसरा है R2। 2 स्ट्रेन। मैम S3 और R3 क्या है? हाँ भी बताएंगे। ये दोनों स्ट्रेन्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, 2 अलग मतलब मैम? स्ट्रेन्स मतलब 2 वेराइटीज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, ठीक है। इस बैक्टीरिया का 2 वेराइटीज है, ये वेरिएंट्स है, 2 वेरिएंट। जैसे अभी कोविड का सुन रहे हो ना, अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग स्ट्रेन्स है कोविड का। एक है डेल्टा प्लस स्ट्रेन और एक और अलग स्ट्रेन है। कोई स्ट्रेन जो है वो केरल का स्ट्रेन है, कोई स्ट्रेन जो है वो कहीं और पाया गया तो वहां का स्ट्रेन है। तो अलग अलग स्ट्रेन्स है ना, अलग अलग स्ट्रेन्स का अलग अलग इफेक्ट होता है, अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलता है ना। तो यहाँ हाँ पे मैम। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का भी 2 स्ट्रेन्स है जो हम लोगों को जानना है। एक S3 है, एक R2 है, ठीक है। अब S3 और R2 के बारे में हम लोगों को कुछ जानना होता है। पहले S3 के लिए लिखो, पहले S3 लिखो। स्मूथ, स्मूथ और कैप्सुलेटेड, स्मूथ और कैप्सुलेटेड, स्मूथ और कैप्सुलेटेड टाइप, smooth or capsulated type which has a mucus coat, which has a mucus coat, which has a mucus coat and produce shiny colonies, and produce shiny colonies. Smooth or capsulated type which have mucus coat and produce shiny colonies. हम समझाएंगे ये। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, these bacteria are virulent, virulent का स्पेलिंग देख लेना। These bacteria are virulent and cause pneumonia. These bacteria are virulent and cause pneumonia. ठीक है, these bacteria are virulent and cause pneumonia. ठीक है, नेक्स्ट लिखो R2। लिख लो पहले, फिर हम बताते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखो R2। 2 स्ट्रेन है, एक S3 है, एक R2 है। S stands for smooth, so R stands for रफ। rough. Good. Rough और
non-capsulated. Rough or non-capsulated type. Rough or non-capsulated type in which mucus coat is absent. ये S type का बिल्कुल opposite होता है R type. In which mucus coat is absent. In which mucus coat is absent and produces rough colony. And produces rough colony. And produces rough colony. These bacteria are non-virulent. These bacteria are non-virulent and do not cause pneumonia. And do not cause pneumonia. तो S स्ट्रेन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है R स्ट्रेन. पहले ये लिख लो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं. हो गया लिखना? Yes, ma'am. Good. ओके. बैक्टीरिया का लेयर्स बताना. कौन कौन सा लेयर्स प्रेजेंट होता है? सेल वॉल होता है, नहीं होता? सेल मैम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और नहीं, एक और था ना, क्या नाम था? ग्लाइकोकैलिक्स. हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है. सेल वॉल किस चीज का बना होता है बैक्टीरिया में? मैम इसका मायो क्या नाम था उसका? पेप्टाइडोग्लाइकन. का बना होता है. पेप्टाइडोग्लाइकन. हाँ, पेप्टाइडो. का बना होता है. तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है. यस मैम, सेल मेम्ब्रेन. उसके बाहर का जो लेयर होता है वो सेल सेल वॉल वॉल. होता है. हाँ, और सबसे ऊपर रहता है ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सबसे बाहर का जो लेयर है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो या तो स्लाइम लेयर हो सकता है या फिर वो कैप्सूल की तरह कंपैक्ट हो सकता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन कर सकता है. तो ये जो है ये हमारा S3 टाइप बैक्टीरिया है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ही दो स्ट्रेन है, एक है S3 और दूसरा है R2. ठीक है. S3 में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, R2 में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं प्रेजेंट है. ठीक है. R2 में ग्लाइकोकैलिक्स इज एब्सेंट. अब ज्यादा ऐसा क्यों होता है? क्यों एब्सेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स?
ऐसा क्यों होता है? ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है। ओके मैम। इसी तरह से तो हम लोग स्ट्रेन में डिवाइड करते हैं ना, किसी में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल मेड है, मतलब ये नहीं पता कि ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां पे बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। तो S3 में बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स जहाँ होता है वहां पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो R2 के कंपैरिजन में S3 के पास ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स है, तो S3 के पास ज्यादा प्रोटेक्शन है। इसका नाम मैम स्मूथ और इसका नाम रफ क्यों है? स्मूथ है क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स में म्यूकस प्रेजेंट है, इसीलिए स्मूथ है। म्यूकस जहां कहीं भी होता है वहां पे स्लाइमी लेयर जैसा प्रोड्यूस करता है, तो स्मूथ नजर आता है सरफेस, इसीलिए इसको स्मूथ बोला जाता है। और एक को स्मूथ बोल दिए तो दूसरे को ऑपोजिट बोलना है तो उसको रफ बोल देते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके। तो ग्लाइकोकैलिक्स जिसके पास प्रेजेंट है, जैसे कि S3 के पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, तो S3 के पास ज्यादा प्रोटेक्शन है, ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है S3 के पास क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर इन दोनों के ऊपर एंटीबायोटिक डाला जाए, इन दोनों के ऊपर एंटीबायोटिक डाला जाए, तो एंटीबायोटिक किस पे जल्दी काम करेगा और R2 R2 किस पे जल्दी काम करेगा? R2 पे। R2 पे। एंटीबायोटिक ज्यादा जल्दी इस पे R2 पे काम करेगा। एंटीबायोटिक किस पे काम नहीं करेगा? मैम ये S3 पे। S3 पे। मैम S3 काम पे नहीं काम करेगा ऐसा तो नहीं है ना मैम कि काम करेगा ऐसा ही नहीं नहीं? है कि करेगा ही नहीं, पर कम करेगा। ठीक है, कम करेगा काम। तो ज्यादा बीमारी कौन कॉज करेगा, S3 या मैम R2? S3 मैम। S3 कॉज करेगा, तो S3 को बोलते हैं विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है कैन कॉज डिजीज, कैन कॉज डिजीज। और नॉन विरुलेंट का मतलब होता है कैन नॉट कॉज डिजीज। कैन नॉट कॉज डिजीज। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये दोनों बात समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। S3 जो है, बैक्टीरिया पता है ना, बैक्टीरिया डिवाइड होकर के कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, हाँ मैम। कॉलोनीज में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। तो S3 जो कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उस कॉलोनी में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, उस कॉलोनी में स्मूथ लेयर प्रेजेंट है आउटसाइड में, तो इसको बोला जाता है शाइनी कॉलोनी। ठीक है, इसको शाइनी कॉलोनी बोला जाता है। ये देखने में स्लाइम लेयर प्रेजेंट है तो थोड़ा ज्यादा शाइनी नजर आता है, जबकि R2 जो कॉलोनी प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं रफ कॉलोनी। इसके पास R2 के पास म्यूकस कोट एब्सेंट है, जबकि S3 के पास म्यूकस कोट प्रेजेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा रफली लिख लो, इस चीज को, इस बात को लिख लो थोड़ा रफली। मैम शाइनी कॉलोनी रफ वाला तो नहीं ना करता है? वो तो रफ कॉलोनी करेगा। शाइनी कॉलोनी क्या? नहीं नहीं, वो शाइनी कॉलोनी रफ वाला नहीं करता है ना, वही बोल रहे थे। नहीं, ये लिख लो। Shiny colony is produced by a smooth type of bacteria and rough colony is produced by rough type of bacteria. तो मैम ये शाइनी कॉलोनी कैसे बनाता है? इसके पास तो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, सिलिकन तो होता नहीं, तो फिर ये शाइनी कैसे बना रहा है? अरे वो जो म्यूकस प्रेजेंट है ना, म्यूकस की वजह से थोड़ा शाइनी नजर आता है, इसीलिए बस शाइनी कॉलोनी बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। ओ अच्छा, ठीक है मैम। मैम आप ये शाइनी कॉलोनी के ऊपर जो बना है वो एक बार बताइए। हाँ।
सेकेंड। ठीक है, मैम एक्सप्लेन करने बोल रहे थे साइनी कॉलोनी के ऊपर जो आप बनाए है ना गोल गोल टाइप में वाला। एक्सप्लेन करने बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? मैम वो साइनी कॉलोनी के ऊपर जो आप डायग्राम बनाए है ना जस्ट ऊपर उसके अच्छा अच्छा अच्छा, ये विरुलेंट। बनाया है। यस मैम। अच्छा, देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है, ये 2 बन गया, इससे और 2 बन गया, इससे और 2 बन गया, ये जो है फिर और 2 बनाता है, इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो एक साथ बहुत सारा प्रेजेंट होता है। तो एक साथ बहुत सारा बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। इस वाले बैक्टीरियाज के पास, S3 वाले जो बैक्टीरियाज हैं इनके पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनके पास म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो है ये शाइनी कॉलोनी बनाते हैं, म्यूकस के वजह से थोड़ा शाइनी नजर आता है। ठीक है, म्यूकस के वजह से थोड़ा शाइनी नजर आता है ये कॉलोनी। ओके, तो इसको शाइनी कॉलोनी। ओके ओके थैंक यू ठीक मैम। है, हाँ यस मैम। ठीक है, बस रफली इसको ड्रॉ कर लो ताकि समझ में आ सके। विरुलेंट लिख लो, विरुलेंट मतलब होता है कि जो डिजीज कॉज करता है, और नॉन विरुलेंट जो डिजीज नहीं कॉज करता है। मैम मेरा हो गया। ओके, बाकी लोग हो गया? यस चलो, नेहा हो गया ना? यस मैम। ओके, चलो अभी लिखो, एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड, एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 4 स्टेप्स। एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड, experiment can be described in 4 steps. Experiment can be described in 4 steps. ठीक है, पहले स्टेप में लिखो, पहले स्टेप में लिखो ABCD करके लिखो। पहला A में लिखो स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया मतलब S3, स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया were injected into mice. Smooth type of bacteria were injected into mice. Mice समझ रहे हो ना, चूहा, चूहा का हाँ प्लूरल मैम। है, माउस का प्लूरल है mice। तो स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू माइस। मैम मतलब लड़का चूहा ना? ऐसा कुछ नहीं होता, लड़का चूहा लड़की चूहा ऐसा नहीं होता। ये कौन बोला? ओ मेल रैट। नहीं नहीं, मेल रैट फीमेल रैट ऐसा कुछ नहीं होता है। बस माइस लिखो, इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक है, बस चूहा। ठीक है, माइस लिखो, इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक है, स्मूथ टाइप निमोनिया कॉज करेगा या नहीं करेगा? करेगा मैम। करेगा मैम। तो लिखो इसमें द माइस डाइड, द माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, ड्यू टू निमोनिया, द माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। ठीक है, एरो बना करके लिखो लाइव एस्ट्रेन, लिविंग एस्ट्रेन को, लिविंग एस्ट्रेन को जब हम लोग माइस में डालते हैं, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस डाइड।
तो पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसमें क्या किए साइंटिस्ट, लिविंग एस्ट्रेन बैक्टीरिया को, जिंदा एस्ट्रेन को लेकर के माइस में इंजेक्ट कर दिए। ठीक है, माइस में इंजेक्ट कर दिए, सारे चूहों को निमोनिया हो गया, ऑल ऑफ देम डाइड। ओके, ऑल ऑफ देम डाइड। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या किए, अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बी में लिखो, rough type bacteria were injected into the mice, rough type bacteria were injected into the mice। तो लिखो एरो बना के, रफ आर स्ट्रेन, injected into mice, mice will survive or not survive? नहीं सरवाइव सरवाइव करेगा। यस, आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज करता, नॉन विरुलेंट, हाँ सर्वाइव्स। ठीक है, आर स्ट्रेन में माइस सर्वाइव्स। ओके, मैम कैसे सरवाइव? आर स्ट्रेन है ना, आर स्ट्रेन क्या होता है, नॉन विरुलेंट होता है। हाँ तो मतलब डिजीज कॉज नहीं करेगा। हाँ वेट तो तभी तो मैम वो मर जाएगा ना, सेकंड रुको, जब एंटीबायोटिक आर वाले में डालेंगे तो वो तो मर जाएगा। मैम मैम एक सेकंड दीक्षा, एक मिनट रुको। ओ अच्छा। हेलो, यस मैम। अब बोलो। मैम बोल रहे थे कि नॉन विरुलेंट का मतलब तो यही है ना कि वो डिजीज काउज नहीं करेगा, तो डिजीज जब काउज नहीं करेगा तो एंटीबायोटिक डालेंगे तो वही ना सबसे पहले खत्म हो जाएगा। डाल रहे हैं हम लोग, एंटीबायोटिक कहाँ डाल रहे हैं? तो क्या रफ कर रहे आर हैं? स्ट्रेन, ये बैक्टीरिया है ना, हाँ तो बैक्टीरिया को माइस में डालेंगे जो डिजीज नहीं कॉज करता है, तो माइस को डिजीज नहीं होगा, तो माइस को कुछ नहीं होगा। ओ अच्छा हाँ ओ ठीक है, यस समझ मैम। रहे हो? किसी और को डाउट है क्या इसमें? नो मैम। ठीक है ना। नो मैम। थर्ड लिखो, सी लिखो, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज कॉज करता है या नहीं करता है? करता है मैम, करता करता है। है करता है माइस में डालते हैं तो माइस जिंदा रहता है या मर जाता है? मर जाता है। मर जाता है। मर जाता है, क्योंकि निमोनिया हो जाता है। ठीक है, अब स्मूथ टाइप बैक्टीरिया जो कि which normally causes disease, which normally causes disease, smooth type bacteria which normally causes disease were heat killed, ठीक है, were heat killed and then injected into the mice, ठीक है। नो निमोनिया कॉज्ड, क्यों निमोनिया नहीं हुआ? मैम हीट के कारण उसका म्यूकस ये हो गया। हीट के कारण उसका जो म्यूकस लेयर है वो टूट जाएगा। ठीक है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो टूट जाएगा। और बैक्टीरिया को हम लोग हीट से किल कर दिए हैं। जब बैक्टीरिया खुद किल हो गया तो वो डिजीज कॉज कर पाएगा क्या? नहीं मैम। नहीं कर पाएगा।
तो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया जो नॉर्मली डिजीज कॉज करता है, उसको अगर हीट किल कर दिया जाए, एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को अगर माइस में डाला जाए तो क्या होगा? बच जाएगा माइस। इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस सर्वाइव्स। ठीक है, तो तीसरा एक्सपेरिमेंट वो ये किए जिसमें माइस बच गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हीट किल्ड है। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद जब जिंदा नहीं है तो वो किसी दूसरे को कैसे किल करेगा? समझ रहे हो ना? यस मैम। ओके। यहां तक लिखो, ये 3 समझ में आया? पहले एस स्ट्रेन डाले, माइस मर गया, निमोनिया हो गया। फिर आर स्ट्रेन डाले, माइस को कुछ नहीं हुआ क्योंकि आर स्ट्रेन से डिजीज नहीं होता है। फिर एस स्ट्रेन को हीट किल करके डाले, तो माइस को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट हुआ। अब चौथा देखते हैं। यहां तक लिख लो पहले। मैम ये एक्सपेरिमेंट 1 ही चल रहा है ना? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट 1 ही चल रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 ही है ये। एक्सपेरिमेंट 1 का ही 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स में है ये। और कितना एक्सपेरिमेंट है? एक और एक्सपेरिमेंट है, वो शायद आज नहीं हो पाएगा। मैम Okay, ये ma'am. हम लोग के इसमें आएगा ना मैम? देखिए प्रैक्टिकल में। ये प्रैक्टिकल में है क्या? ये प्रैक्टिकल में ये तो नहीं आता प्रैक्टिकल में। नहीं मतलब तो इस चैप्टर से तो आएगा ना? मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ रहे हो या नॉर्मल थ्योरी एग्जाम में पूछ रहे हो? नहीं एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम है मैम। आता है प्रैक्टिकल ये? एग्जाम ये नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। मैम नहीं है, ये सब नहीं है मैम, काफी ऑब्वियसली सिंपल नहीं है। तुम लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया थोड़ी देगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बीमार हो जाएगा अगर कोई, तो ये सबसे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाता है। रियल अच्छा। बैक्टीरिया थोड़ी दे करके एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉजिंग होता है, निमोनिया हो जाता है इंसान को। तो ऐसे लैब में बच्चों से एक्सपेरिमेंट थोड़ी करवाएंगे, मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं होता। ये सब साइंटिस्ट बड़े बड़े लैब्स में एक्सपेरिमेंट होता है इन सब का, पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ होता है। स्टूडेंट्स को ऐसा कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाता है। ओ ठीक है मैम, समझ गए। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट लिखो, इसका लास्ट पार्ट लिखो। स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिखो हीट किल्ड, हीट किल्ड। स्मूथ टाइप बैक्टीरिया ब्रैकेट में लिखो हीट किल्ड, हीट किल्ड, and rough type bacteria, and rough type bacteria, and rough type bacteria live. रफ टाइप बैक्टीरिया जिंदा है, ठीक है। रफ टाइप बैक्टीरिया लाइव वर इंजेक्टेड टुगेदर इन द माइस, वर इंजेक्टेड टुगेदर इन द माइस, were injected together in the mice, were injected together in the mice. माइस क्या होगा माइस के साथ? हम सरवाइव करेगा। सरवाइव कर जाएगा मैम। मर जाएगा मैम। कैसे मर जाएगा? वो आर स्टेन बदल देता है, स्मूथ को एक्टिव कर देता है। आर वाला एस को यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म कर देता है ड्यू टू निमोनिया। अब हम समझाते हैं क्या हुआ। यही तो एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं लगा था कि माइस जो है वो मर जाएगा, बट माइस मर गया। ठीक है, साइंटिस्ट भी ऐसा सोचकर नहीं डाले थे, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थोड़ी देर बाद कुछ और करते। पर यहाँ पर उनको ताज्जुब इस बात का हुआ कि माइस मर कैसे गया,
जबकि स्मूथ बैक्टीरिया तो हम लोग किल करके डाले हैं और रफ बैक्टीरिया से तो डिजीज नहीं होता, तो माइस आखिर मरा कैसे? ठीक है, तो इसी बात पे साइंटिस्ट आकर के अटक गए कि ऐसा क्या है जो कि माइस किल हो गया, माइस कैसे मरा, मतलब ये तो ताज्जुब की बात है कि माइस मर गया। तो यहाँ पे लिखो, एरो एरो वाले फॉर्मेट में फिर से लिखना, एस स्ट्रेन हीट किल्ड, एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन प्लस लिविंग आर स्ट्रेन, living R strain plus living R strain injected into mice, mice dies. Mice dies. लिख लिए? अब देखो जब एग्जाम में आएगा ना तो ये दोनों चीज मत लिखना, या तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना या फिर ऐसे लिखना। ठीक है, हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसे लिखना। ठीक है, जस्ट एरो बना करके लिखना, चारों पॉइंट्स को एरो बना बना के लिखना, टाइम सेव होगा और मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तब मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब लिखोगे तो पूरा पूरा मत लिखना, वरना 4 पेज का सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले हम समझाते हैं फिर हम कंक्लूजन लिखवा देंगे। देखो, एक है हमारे पास आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, ये है लिविंग, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि लिविंग है, और एक है हमारे पास एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि डेड है, एक है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि डेड है। ठीक है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डेड है, ओके, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है। ठीक है, एस स्ट्रेन के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, एस स्ट्रेन के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एस स्ट्रेन के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है। तो बैक्टीरिया तो मर गया, ठीक है, बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो जो है वो डेड है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इज डेड, पर डीएनए नहीं मरता है। ठीक है, डीएनए नहीं मरता है, किसी डेड बॉडी से भी हम लोग उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, सुने हो ना, डेड बॉडी से भी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाँ मैम, किया जाता है ना डीएनए का एक्सट्रैक्शन, बाल से, नाखून से, ब्लड से हाँ मैम, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डीएनए नहीं मरता है। ठीक है, डीएनए नहीं मरता है। अब ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रखा जाता है, जब आर स्ट्रेन को भी डाले और एस स्ट्रेन को भी डाले, तो ये आर स्ट्रेन क्या किया, ये आर स्ट्रेन जो है ये एस स्ट्रेन के डीएनए को ले लिया। ठीक है, एस स्ट्रेन के डीएनए को लेना बहुत आसान है, क्योंकि एस स्ट्रेन को कैसे किल किया गया था, हीट से किल किया गया था। हीट से किल करने पे जो बाहर का जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वो टूट जाता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन लूज हो जाता है, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बड़े आराम से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया। ठीक है, इसके पास खुद का तो डीएनए था ही, पर ये एस स्ट्रेन का भी डीएनए ले लिया। ठीक है, अब ये जो एस स्ट्रेन का डीएनए है ये क्या करता है, ये एस स्ट्रेन का है, ये एस स्ट्रेन का जो डीएनए है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाने लगेगा। ठीक है, एस स्ट्रेन का जब डीएनए आर स्ट्रेन के पास आ गया तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, और ग्लाइकोकैलिक्स जैसे ही बन जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉजिंग हो जाता है। समझ में आया? वाह मैम, कितना चालू बैक्टीरिया है। ये डिजीज कॉजिंग हो गया। समझ में आया ये क्या हुआ यहाँ पे?
यस मैम। बाकी यस मैम। यस लोग मैम। समझ में आया है हम लोग क्या? ऐसा कर मैम सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं मैम, हम लोग के बॉडी में ऐसा सेल कर सकते हैं जैसे बैक्टीरिया करता है। हम लोग का बॉडी किसको डिजीज कॉज करेगा? नहीं मतलब हम लोग के बॉडी में ऐसे डीएनए एक्सचेंज होता है क्या ऐसे सेल में? ऑब्वियसली होता है, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, बिल्कुल होता है। पर इस स्टेज में आकर के नहीं हो सकता। मतलब अभी इस एज में अब अगर 20 साल 30 साल के इंसान में सोचोगे कि डीएनए हम चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये अगर होना होता है तो ये बहुत यंग एज में, जस्ट या तो जब बच्चा मदर के अंदर होता है तब हो सकता है, या फिर जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज में हो सकता है ये। क्योंकि हर सेल के अंदर का डीएनए चेंज करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? अब जो है, अब हमारा बॉडी उस लायक नहीं बचता कि वो उसमें जितने भी सेल्स बन रहे हैं सब में वो डीएनए ट्रांसफर हो जाए। अब नहीं हो सकता, इस स्टेज में नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ एकाध सेल में किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, सब्जी वगैरह में किया जाता है। ह्यूमन में डीएनए चेंज करना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब इसलिए मैम बैक्टीरिया कभी मरता ही नहीं है ना अपने खुद ब खुद। हाँ, बैक्टीरियाज नेवर डाई, वो मरते मरते भी रिप्रोड्यूस कर जाता है वो, तो बैक्टीरियाज नेवर डाई। तो ये प्रोसेस समझ में आया ये क्या हुआ? मैम यस मेरा मैम। एक क्वेश्चन था फिर से बताए कि नेहा। अगर अच्छा हाँ बोलो। नो मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ऐसे स्ट्रेन में डीएनए अभी भी अवेलेबल है तो फिर वो फिर क्यों नहीं बना लेता है? एस मतलब स्ट्रेन फिर में वो अगर डीएनए डिजीज प्रेजेंट क्यों है नहीं तो कॉज वो कर फिर क्यों सकता है? नहीं जिंदा हो जाता है? ओके, Yes, मैम, बहुत उसका सारे केसेस में मेटाबॉलिज्म होता तो है। उसका मेटाबॉलिज्म तो बंद हो गया ना। हम लोग जिस ह्यूमन का डेथ होता है, ह्यूमन बीइंग्स का जब डेथ होता है तो उसका डीएनए जिंदा रहता है ना। डीएनए जिंदा यस रहता है, पर डीएनए उसको वापस से जिंदा तो नहीं कर पाता है ना। डीएनए खुद जिंदा रहता है, पर वो ह्यूमन बीइंग्स को जिंदा तो नहीं कर पाता है ना। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हम लोग किल किए, किसी भी बैक्टीरिया को जब हम लोग किल करते हैं, तो उसका जितना भी मेटाबॉलिज्म वाला ऑर्गन्स है, छोटा मोटा जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म वाला स्ट्रक्चर्स है, जैसे मीजोजोम है या फिर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ये सब किल हो गया ना। ये सब किल हो जाता है, ये सब किल हो जाता है। मीजोजोम्स जो रेस्पिरेशन करा रहा है ये भी किल हो गया। उसके अलावा जितना भी हम लोगों का बैक्टीरियाज में जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है, जैसे मीजोजोम्स हुआ। बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो मीजोजोम ही होता है, तो वो सब किल हो गया। तो अब जब एनर्जी ही नहीं बचा तो लाइफ कहाँ से बचेगा? तो मैम वो लाइफ प्रोटीन भी खत्म हो जाता होगा ना डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन सब है। हाँ, प्रोटीन्स भी किल हो जाता है, हीट से किल हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो देखो मैम हम लोग में ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग में अगर डीएनए तो जिंदा रहता है मरने के बाद भी, तो हम लोग अपना डीएनए किसी और को दे नहीं सकते हैं, या हमारे डीएनए से कुछ? ऐसा नहीं होता है। हमारे डीएनए से किसी और के डीएनए को क्या फायदा होगा? सब तो मैम ह्यूमन का ही डीएनए है ना, तो फायदा तो हम लोग जेनेटिक वेरिएशन कर सकते हैं उसमें। जिस इंसान को डीएनए दे रहे हो उसके पास तो खुद का डीएनए है ना। हाँ यस मैम। जिस तो इंसान जेनेटिक वेरिएशन नहीं कर सकते कुछ उस डीएनए में? नहीं, तुमको देखो, डीएनए ऐसा थोड़ी है कि तुम एक सेल से डीएनए निकाल के किसी इंसान के एक सेल में डाल दिए। तुम्हारा डीएनए जो है दूसरे इंसान के लिए नॉन रिकॉग्नाइजेबल है। तुम उसके बॉडी में उसका डीएनए जो है उसका बॉडी जो है उसके डीएनए को पहचानता है। ठीक है, अब मेरे बॉडी में जो डीएनए है वो अगर हम एक डीएनए तुम्हारे सेल में डाल दें, उससे तुम्हारे मिलियंस ऑफ सेल में क्या फर्क पड़ जाएगा? डीएनए हाँ मैम। डालने जाएंगे तो हमको तुम्हारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में सब में डीएनए डालना होगा ना। ये पॉसिबल है क्या करना? नहीं मैम ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव के साथ साथ ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि हाँ सेल्स जो है वो हर मिनट डिवाइड हो रहे हैं। उनके अंदर तुम कैसे हर कुछ सेल जो है वो हर मिनट नया सेल बना रहा है, तो उसके अंदर तुम कैसे हर मिनट नया डीएनए डालोगे? ठीक है, हाँ मैम ये और सही है मैम। लाइफ क्या होता है? लाइफ इज एनर्जी।
ठीक है, लाइफ इज सिंपली एनर्जी। डीएनए तुम्हारे बॉडी को डिसाइड करता है कि डीएनए जो है वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा आंख कैसा होगा, नाक कैसा होगा, वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, सब चीज कर रहा है। पर जब एनर्जी ही एब्सेंट हो जाए, जब एनर्जी ही खत्म हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म जब बॉडी का खत्म हो जाए, तो लाइफ कहाँ से लाओगे? ठीक है, इसीलिए डीएनए जो है वापस इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है। और जो मैम मरने के बाद अपना आंख जिसका मतलब बहुत अच्छा है वो अपना डोनेट करवा देते हैं हाँ, वो तो ऑर्गन डोनेशन अलग चीज होता है, ऑर्गन डोनेशन अलग चीज होता है, डीएनए डोनेशन नहीं होता है। ठीक है, डीएनए डोनेशन नहीं होता है, ऑर्गन डोनेशन इज अ सेपरेट केस। ठीक है, डीएनए डोनेशन नहीं होता, ऑर्गन डोनेशन होता है। ओ ठीक और है उसमें मैम। भी आंख नहीं डोनेट होता है, आंख का एक लेयर डोनेट होता है। ठीक है, पर दैट लेयर इज, डोनेट होता है मैम। तो मैम हाँ, ऐश्वर्या जैसे राय तो कॉर्निया हो अपना गई। आंख भी ये डोनेट की है। अरे ऐसा थोड़ी है कि पूरा आंख का बॉल निकाल करके दूसरे इंसान में फिक्स कर दिया जाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। यस मैम। ठीक है, ओ सिर्फ अच्छा। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। ओके, कोई यस और मैम कुछ समझ पूछ गए। रहा था? समझ में आया ये यस मैम समझ आ गया। एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना? यस चलो, मैम। यस मैम। अब इसका कंक्लूजन लिखो। देखो, ये एक्सपेरिमेंट अगर एग्जाम में आता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने का, तो क्या क्या मेंशन करना होता है इसमें? एक तो मैम अभी तो आप बोले कि नहीं आएगा एग्जाम में। अरे थ्योरी के पेपर में यार, थ्योरी एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम में अगर आता है तो ओ अच्छा उसमें आ सकता है ये। ये नो एक्सपेरिमेंट मैम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैम अच्छा, हाँ मैम एमसीक्यू के फॉर्म में तो आ ही सकता है। यस मैम। अच्छा, एमसीक्यू के फॉर्म में इससे क्वेश्चंस आता है, नीट में भी आता है। कौन सा हाँ दो मैम। मैकेनिज्म्स है जो कि यूज किया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में? तो इट वाज माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, यस मैम। और भी क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि ये पूछ लिया जाता है, इससे आया है क्वेश्चंस, पहले इससे क्वेश्चंस आया है कि एस स्ट्रेन को अगर आर स्ट्रेन के साथ डाला जाए तो क्या होगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को डालेंगे तो क्या होगा, एस स्ट्रेन के साथ क्या होगा। ट्रू एंड मैम फॉल्स। आप एक बार देख के बताइएगा ना कि ये एमसीक्यू में होगा कि नहीं। एमसीक्यू में ये आता है, हम बता रहे हैं ये नहीं आता है। आता नहीं है मैम, इस बार जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो। तो हाँ ये आएगा। आएगा। चैप्टर है ना सिलेबस में, तो इस यस चैप्टर मैम में ये है। जितना भी जो कुछ है वो सब कुछ आएगा। आए नहीं मैम, एमसीक्यू आएगा कि नहीं ये पूछ रहे थे कि लिखने वाला आएगा कि एमसीक्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे तुम लोग देखो। मैम हाँ बोलो। मैम पता है मैम, टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे और असर्शन और रीजनिंग रहेगा। टर्म 2 पूरा थ्योरी, मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो रहेंगे। पक्का बस ना मैम यही। श्री? हाँ श्योर एकदम। हम ठीक ओ है, पूरा तब पीडीएफ ठीक। पढ़े हैं। थैंक यू थैंक यू। सृष्टि एक बार हमको भी सेंड कर देना ना, हम देख लेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन में लिखो कि ग्रिफिथ कंक्लूडेड, ग्रिफिथ कंक्लूडेड, ग्रिफिथ कंक्लूडेड, Griffith concluded from the fourth step, Griffith concluded from the fourth step of this experiment, Griffith concluded from the fourth step of this experiment that some rough type ब्रैकेट में लिखो नॉन विरुलेंट, some rough type ब्रैकेट में लिखो नॉन विरुलेंट bacterias were transformed into smooth type ब्रैकेट में लिखो virulent
virulent, full stop देके लिखो, full stop देके लिखो. Perhaps this happened due to, perhaps this happened due to absorption of some transforming substance, some transforming substance, some transforming substance. Perhaps this happened due to the absorption of some transforming substance. यहाँ पे देखो डीएनए आरएनए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि डीएनए से हुआ या प्रोटीन से हुआ या फिर लिपिड से हुआ या फिर कार्बोहाइड्रेट से हुआ. कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस by the rough type bacteria, by the rough type bacteria from the heat killed smooth type bacteria, from the heat killed smooth type bacteria, from the heat killed smooth type bacteria. This transforming substance caused the synthesis of capsule, which resulted into pneumonia, and killed the mice. Therefore, the transforming principle appears to control the genetic character appears to control the genetic character however the biochemical nature of the genetic material, the biochemical nature of the genetic material was not defined by this experiment.
ठीक है, क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे ग्रिफिथ, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बोला जा रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि चेंजेस ले आए, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि एस टाइप बैक्टीरिया से आर टाइप बैक्टीरिया में मूव कर जाता है और इसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है आर टाइप बैक्टीरिया में। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है? आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो पहले कैप्सूल नहीं बनाता था, पर जब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस आया तो वो कैप्सूल बनाने लग गया। ठीक है, वो कैप्सूल जो है वो कैप्सूल बनाने लग गया। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो एस बैक्टीरिया से आर टाइप बैक्टीरिया में आया, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक कैरेक्टर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लगा। तभी तो आर टाइप में कैप्सूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया ना। ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ ये तो बता पाए कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक एस टाइप से आर टाइप में मूव कर रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया जिसको। एक कुछ ऐसा सब्सटेंस है, एक कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो कि एक बैक्टीरिया से डेथ होने के बाद भी दूसरे बैक्टीरिया में मूव कर जा रहा है, पर वो उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए। ये नहीं बता पाए कि वो प्रोटीन है या लिपिड है या न्यूक्लिक एसिड है या कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा बायोकेमिकल है, वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, वो नहीं बता पाए ग्रिफिथ। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे 3 साइंटिस्ट ने आगे प्रोसीड किया। इसी एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्ट ने आगे प्रोसीड किया एंड दे फाउंड आउट कि इनका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग उन आगे 3 साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जो लोग कि इस सब्सटेंस के बायोकेमिकल नेचर को डिफाइन किए। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नो मैम। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। तो एक बार ये पढ़ के आना, अगले क्लास में ये पढ़ के आना। बिना पढ़े हुए आओगे तो फिर अगला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें कंफ्यूज होते रहोगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में ये पढ़ के आना। ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक अगले क्लास में जहां तक पढ़ाएंगे एक्सपेरिमेंट तक आपका सब कुछ सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का कॉइलिंग, डीएनए का कैसे रिसर्च हुआ, ये सारा चीज जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्योंकि इस चैप्टर के सेकेंड हाफ में इतना कुछ है समझने के लिए कि उसके बाद ये सब रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि अभी ही इसका रिवीजन करके रखना। ओके, यस मैम। चलो, so we'll keep it till here for today. We'll continue in next class. Thursday को अगला क्लास है। I'll see you on Thursday. मैम हाँ कौशिक। मैम ह्यूमंस का क्लोन्स पॉसिबल है क्या? ह्यूमन का क्लोनिंग किया जाता है। हाँ, ह्यूमन का क्लोन्स पॉसिबल है, पर वो अलाउड नहीं है। ह्यूमन ओसामा बिन क्लोनिंग, लादेन, क्या भैया? ओसामा बिन लादेन का साथ क्लोन बनाया था। हाँ, ये अलाउड नहीं है, ह्यूमन क्लोनिंग अलाउड नहीं है। तुम किसी भी चीज का अगर क्लोनिंग करना चाहोगे ना, किसी भी चीज का अगर क्लोनिंग करना चाह रहे हो, अगर छुप छुपा कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट को या फिर अगर साइंटिफिक सोसाइटी को पता नहीं चलता है तो अलग बात है, पर उसके लिए तुमको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। पहली बात तो सारा रिसोर्सेज अपने पास जमा करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि खुद से घर बैठे क्लोन तैयार कर लिए। हिंदी मूवीज में जो दिखाया जाता है वैसा नहीं होता।
ठीक है। और क्लोनिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लोनिंग करने के लिए तुमको परमिशन लेना पड़ता है। किसी भी चीज के क्लोनिंग के लिए, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करके उसको रिलीज करने के लिए तुमको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, वरना बहुत सीरियस लीगल इश्यूज होता है इसके ऊपर। तो मैम जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उन लोग के लिए अगर हम लोग क्लोनिंग करेंगे तो वो तो सही रह सकता है ना? हाँ, क्लोनिंग अगर हम लोग करते हैं तो एनिमल्स को सेव किया जा सकता है, पर क्लोनिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। डीएनए क्लोनिंग अभी तक तो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लोनिंग के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत हार्मफुल हो जाता है, या तो ह्यूमन रेस के लिए, मतलब या तो वो अपने ही स्पीशीज के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, या फिर स्टेराइल प्रोड्यूस हो जाता है। तो किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा भी अगर डीएनए क्लोनिंग में थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हुआ ना, और अगर पूरी तरह से रेप्लिकेशन नहीं हो पाया, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है या तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, या तो जल्दी मर जाएगा, या फिर वो स्टेराइल हो जाता है, या फिर वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज हो जाता है। तो अभी तक बहुत सक्सेसफुल क्लोनिंग हुआ नहीं है। ऑब्वियसली क्लोनिंग करने से हम लोग एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को, पर इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में कि सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल क्लोनिंग करवाया जा सके, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, और अगर क्लोनिंग करवा रहे हो और अगर वो क्लोनिंग गलत हो गया तो उसका रिपरकशंस भी हमको ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए क्लोनिंग इज नॉट अ वेरी सूटेबल मेथड राइट नाउ। एनिमल्स में क्लोनिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो, ऑलराइट, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास में, अगले क्लास में फिर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।